संगीतमय शुरुआत। आज हम भारत का एक हवाई दौरा करेंगे, मतलब उत्तर की बर्फीली चोटियों से शुरू करके दक्षिण के गर्म समुद्र तटों तक। हमारे पास जो जानकारी है वो भारत की जमीन, इसके आकार और इसके पड़ोसियों का एक पूरा नक्शा पेश करती है। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन सी पहाड़ी कहाँ है या कौन सी नदी किधर बहती है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जमीन के ये अलग अलग टुकड़े मिलकर एक देश की मतलब एक शख्सियत कैसे बनाते हैं। बिल्कुल, हम ये देखेंगे कि कैसे हर कुछ 100 किलोमीटर पर जमीन, मौसम और जिंदगी का रंग ही बदल जाता है। सही कहा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत भारत के विशाल आकार को समझने से करते हैं। ये लगभग कितना 33 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। हाँ, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। इसे ऐसे सोचिए कि इसमें कई यूरोपियन देश आराम से समा सकते हैं। वाओ! ये विशालता सिर्फ कागज पर नहीं है। अगर आप उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक का सफर करें तो ये करीब 3200 किलोमीटर का होगा। और पूरब से पश्चिम? और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात के कच्छ तक की चौड़ाई भी लगभग 2900 किलोमीटर है। यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। समय वाली? हाँ, भारत पूरब से पश्चिम तक इतना फैला हुआ है कि इसके दोनों सिरों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाता है। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि जब अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सूरज उगता है तो गुजरात में उस वक्त सुबह के 4 ही बजे होते हैं और घना अंधेरा होता है। सही पकड़ा। और सोचिए, अगर हमारे पास एक मानक समय न होता तो क्या होता? हर शहर की अपनी घड़ी होती। हाँ, और ट्रेनों और उड़ानों का टाइम टेबल बनाना तो एक सिरदर्द बन जाता। तो इस उलझन को सुलझाने के लिए हमने क्या किया? हमने एक बीच का रास्ता निकाला। देश के लगभग बीच से गुजरने वाली 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी देशांतर रेखा। अच्छा। उसके समय को पूरे देश का मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया। तो एक तरह से हमने देश के बीचों बीच एक काल्पनिक घड़ी लगा दी और सबसे कहा कि सब अपनी घड़ियां इससे मिला लें। हाँ, बिल्कुल, ताकि किसी की ट्रेन न छूटे। कमाल है। ये तो एक तरह का राष्ट्रीय समझौता हो गया ताकि पूरा देश एक साथ चल सके। अच्छा, अब जरा भारत के आस पड़ोस पर भी नजर डाल लेते हैं। हाँ, भारत की जमीनी सीमाएं 7 देशों से जुड़ी हैं। पश्चिम में देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और उत्तर में? उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान। और फिर पूर्व की तरफ बांग्लादेश और म्यांमार। ये सिर्फ सीमाएं नहीं है, बल्कि संस्कृति और इतिहास के लेन देन के रास्ते भी रहे हैं, है ना? बिल्कुल। और समुद्र के पार भी हमारे पड़ोसी हैं। दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव। जी, श्रीलंका तो पाक जलडमरू मध्य, जिसे पाल्क स्ट्रेट कहते हैं, उस पतली सी समुद्री पट्टी से हमसे अलग होता है। बाहरी सीमाओं के साथ साथ देश की अंदरूनी बनावट भी खास है। हाँ, मतलब भारत को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। और एक दिलचस्प बात यह है कि इन राज्यों की सीमाएं ज्यादातर भाषाओं के आधार पर तय की गई हैं। सही कहा। ये दिखाता है कि हमारी विविधता कितनी गहरी है। भाषा ने हमारी पहचान को एक आकार दिया है। चलिए अब इस हवाई दौरे के सबसे रोमांचक हिस्से पर चलते हैं, भारत की जमीनी बनावट। यानी यहाँ के पहाड़, मैदान, पठार और बहुत कुछ। इन्हें मुख्य रूप से 6 हिस्सों में बांटा जा सकता है। और हम शुरुआत करेंगे भारत के सिर पर सजे ताज से, महान हिमालय से। हिमालय का मतलब ही है बर्फ का घर। ये पहाड़ सिर्फ एक पत्थर की दीवार नहीं है, बल्कि ये तो एक 3 मंजिला इमारत की तरह है। ये बहुत अच्छा नजरिया है। 3 समानांतर श्रृंखलाएं। हाँ। तो सबसे ऊपरी मंजिल है महान हिमालय या हिमाद्री। ये घर की बर्फीली छत है, जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां जैसे माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा बिल्कुल वो आसमान से बातें करती हैं। ये हिस्सा साल भर बर्फ से ढका रहता है। और फिर बीच की मंजिल? बीच की मंजिल है मध्य हिमालय या हिमाचल। ये कह सकते हैं सैलानियों का पसंदीदा ठिकाना है। शिमला, मनाली, ये सब यही है? जी, यहाँ का मौसम सुहावना रहता है और घने जंगल पाए जाते हैं। और सबसे निचली मंजिल है शिवालिक। हाँ, शिवालिक। ये एक तरह का बरामदा है जो सीधे मैदानों में खुलता है। ये हिमालय का सबसे नया और कम ऊंचा हिस्सा है। तो ये जो 3 स्तरीय बनावट है, जी, यही उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकती है? हाँ, यही भारत को जमा देने वाली सर्दी से बचाती है और मानसून की हवाओं को रोककर बारिश भी करवाती है। और नदियां? और यही नहीं, भारत की बड़ी बड़ी नदियां जैसे गंगा, यमुना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र,
इन्हीं ग्लेशियरों से पिघलने वाले पानी से साल भर भरी रहती हैं। मतलब अगर हिमालय ना हो तो हमारा उत्तरी भारत शायद एक सूखा इलाका होता। इसमें कोई शक नहीं है। तो हिमालय से उतरकर अब हम भारत के दिल में पहुंचते हैं, उत्तरी मैदानों में। ये दूर दूर तक फैले समतल और हरे भरे खेत हैं। और भारत की ज्यादातर आबादी यहीं बसती है। और इसकी एक खास वजह है। जी। इन मैदानों का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों ने किया है। सोचिए, जब ये नदियां पहाड़ों से उतरती हैं तो वो अपने साथ ढेर सारी बारीक पौष्टिक मिट्टी लेकर आती हैं। जलोढ़ निक्षेप, है ना? बिल्कुल, एलुवियल डिपॉजिट्स। सदियों से उन्होंने इस मिट्टी की एक मोटी चादर पूरे मैदान में बिछा दी है। तो एक तरह से ये प्रकृति की सबसे बेहतरीन खाद है। हाँ, और इसी ने इस इलाके को दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक बना दिया है। इसे भारत की रोटी की टोकरी कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल, यहाँ खेती करना आसान है, पानी की कमी नहीं है, इसलिए हजारों सालों से यहाँ बड़ी बड़ी सभ्यताएं बसती आई हैं। लेकिन लोग अक्सर सोचते हैं कि उपजाऊ होने का मतलब है कि यहाँ हमेशा से सब कुछ आसान रहा होगा। पर ऐसा नहीं है। आप शायद इन नदियों में आने वाली बाढ़ की बात कर रहे हैं। जी हाँ, यही नदियां जो जीवन देती हैं वो कभी कभी विनाशकारी बाढ़ भी लाती हैं। तो यहाँ के जीवन में उपजाऊपन और चुनौती दोनों का एक संतुलन है। अब इन हरे भरे मैदानों से एकदम अलग तस्वीर देखते हैं। पश्चिम की ओर चलें तो हम पहुंचते हैं महान भारतीय मरुस्थल यानी थार रेगिस्तान में। हाँ। ये एक ऐसी जगह है जहाँ जमीन सूखी, गर्म और रेतीली है। यहाँ दूर दूर तक बस रेत के टीले नजर आते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक बंजर जमीन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक अनोखा इकोसिस्टम है जहाँ जीवन ने पानी की कमी के साथ जीना सीख लिया है। मतलब यहाँ भी जीवन है? हाँ, यहाँ की वनस्पति जैसे कैक्टस और कंटीली झाड़ियां कम पानी में जीना जानती हैं। ऊंट जैसे जानवर यहाँ के जीवन का हिस्सा हैं। और यहाँ की संस्कृति, संगीत, पहनावा, सब कुछ इस कठोर वातावरण में जीने की कला का सबूत है। सही कहा। अब रेगिस्तान से निकलकर हम भारत के दक्षिणी और सबसे पुराने हिस्से की ओर बढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय पठार की ओर। हाँ, नक्शे पर देखें तो ये एक उल्टे त्रिभुज जैसा दिखता है। प्रायद्वीप जमीन के उस हिस्से को कहते हैं जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, जैसे कि भारत का दक्षिणी हिस्सा। और ये पठारी इलाका उबड़ खाबड़ है? जी, ये भारत का सबसे पुराना भूभाग है जो करोड़ों साल पहले बना था। यहाँ दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली की पहाड़ियां भी हैं। इस पठार की एक और खास बात है नदियों का बंटवारा। ये मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगा है। हाँ, ये एक अनोखा पैटर्न है। ज्यादातर बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, वो सब पूरब की ओर बहती हैं। हाँ, इस पठार को पार करके पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। लेकिन दो नदियां बागी हैं, नर्मदा और तापी। हाँ, बागी। ये विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ों के बीच से एक दरार घाटी में बहती हुई पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये नदियां जमीन के एक भूगर्भीय भ्रंश यानी एक दरार घाटी, जिसे रिफ्ट वैली कहते हैं, उससे होकर बहती हैं और उसका ढलान पश्चिम की ओर है। अच्छा। इस पठार की एक और खासियत है, ये जमीन ऊपर से भले ही ऊबड़ खाबड़ हो, लेकिन अंदर से ये खनिजों का खजाना है। कोयला, लौह अयस्क। कोयला, लौह अयस्क, मैंगनीज, देश के ज्यादातर खनिज यहीं से निकलते हैं। तो ये पठार बीच में एक ऊंची खनिज समृद्ध मेज की तरह है और इस ऊंची मेज के दोनों तरफ ढलान पर उतरते ही हम समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां भारत के तटीय मैदान फैले हुए हैं। और यहाँ की कहानी बिल्कुल अलग है ना? बिल्कुल। पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट की पहाड़ियों और अरब सागर के बीच पश्चिमी तटीय मैदान है। ये काफी संकरे हैं। और पूरब में? पठार के पूर्व में पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच पूर्वी तटीय मैदान है जो काफी चौड़े हैं। और ये पूर्वी मैदान ज्यादा चौड़े क्यों हैं? क्या इसका मतलब ये है कि वहां की नदियां पश्चिमी तट की नदियों से ज्यादा मिट्टी जमा करती हैं? आपने सही अंदाजा लगाया। पूर्व की ओर बहने वाली बड़ी बड़ी नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी अपने साथ लाई हुई मिट्टी को समुद्र में मिलने से पहले जमा कर देती हैं। अच्छा, और इससे डेल्टा बनता है? हाँ, इससे नदी के मुहाने पर एक त्रिभुज के आकार का उपजाऊ इलाका बन जाता है, जिसे डेल्टा कहते हैं। ये नदी का अपनी जमीन को दिया गया आखिरी तोहफा होता है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां तो मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, सुंदरबन डेल्टा। ये तो अपने आप में एक दुनिया है जहां जमीन और पानी की सीमाएं
मतलब धुंधली हो जाती हैं। और सुंदरबन अपनी जैव विविधता, खासकर रॉयल बंगाल टाइगर के लिए मशहूर है। सही बात है। अब भारत की मुख्य भूमि से हटकर इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, हमारे द्वीप समूहों की ओर। हाँ, भारत के पास 2 द्वीप समूह हैं। पहला अरब सागर में लक्षद्वीप, ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित हैं और अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। और इनकी बनावट बहुत ही आकर्षक है। ये प्रवाल द्वीप हैं, कोरल आइलैंड्स। बताइए, ये कोरल से बने हैं। हाँ, ये पॉलिप्स नाम के छोटे छोटे समुद्री जीवों के कंकालों से बने हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये इन नन्हे जीवों द्वारा बनाई गई करोड़ों साल पुरानी बस्तियां हैं। वाह! जब एक पीढ़ी मरती है तो दूसरी उनके कंकालों के ऊपर अपना घर बना लेती है और धीरे धीरे ये परत दर परत एक द्वीप बन जाता है। ये तो प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है ना? और दूसरा द्वीप समूह है अंडमान और निकोबार, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और ये लक्षद्वीप से काफी अलग हैं। ये असल में समुद्र के नीचे एक पर्वत श्रृंखला की चोटियां हैं जो पानी के ऊपर आ गई हैं। अच्छा, तो ये ज्वालामुखी से भी बने हैं? इनमें से कुछ ज्वालामुखी से भी बने हैं। ये लक्षद्वीप से बड़े भी हैं और यहाँ घने जंगल हैं। इन द्वीपों ने 2004 में आई सुनामी का भयानक रूप भी देखा था। ये हमें याद दिलाता है कि ये खूबसूरत भूगोल कभी-कभी कितना शक्तिशाली और विनाशकारी भी हो सकता है। बिल्कुल। सुनामी समुद्र तल पर आए भूकंप से उठने वाली विशाल लहरें होती हैं जो हमें प्रकृति की असली ताकत का एहसास कराती हैं। तो आज के इस हवाई दौरे में हमने देखा कि भारत भौगोलिक रूप से कितना रंग बिरंगा है। उत्तर में बर्फ की सफेद चादर, पश्चिम में सुनहरा रेगिस्तान, बीच में हरे भरे मैदान, दक्षिण में प्राचीन और खनिज संपन्न पठार, और किनारों पर सुंदर समुद्र तट और द्वीप। और ये विविधता सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं है। सही। यही विविधता यहाँ की जलवायु, पेड़ पौधों, जानवरों और जाहिर है यहाँ रहने वाले लोगों की भाषाओं, पहनावों और संस्कृतियों में भी झलकती है। यही वो विविधता में एकता है जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं। बिल्कुल। भारत का भूगोल इस विचार का एक जीता जागता सबूत है। इस चर्चा को खत्म करने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने शुरू में बात की थी कि भारत के राज्य मुख्य रूप से भाषा के आधार पर बने हैं। जरा सोचिए, भारत की जमीनी बनावट, जैसे कि एक विशाल पर्वत श्रृंखला या एक चौड़ी नदी, ने समय के साथ इन भाषाई और सांस्कृतिक सीमाओं को बनाने में क्या भूमिका निभाई होगी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्या पहाड़ों ने लोगों को अलग करके उनकी भाषाओं को अलग-अलग विकसित होने दिया, या फिर क्या नदियों ने व्यापार और संस्कृति के रास्ते बनाकर लोगों को एक दूसरे से जोड़ा? सोचने वाली बात।